प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टेप्स पे। मैं हूं मनोज शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन। प्यारे बच्चों, जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि सत्र 2021-22 से हमारा 12वीं कक्षा में NCERT का पाठ्यक्रम लागू हो गया है, यानी कि गत वर्ष की जो किताबें हैं वो इस साल से बदल गई हैं। तो आप सबके पास नई किताबें आ चुकी हैं और आप सब जो है वो अपना पढ़ाई का जो है वो रूटीन अपना तय कर लें और पढ़ाई करें। उसके गति देने के लिए हम शुरू करते हैं हमारा जो नया सिलेबस है। उस नए सिलेबस का जो हमारा पहला चैप्टर है वो आता है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। यहाँ से अपन शुरू करने वाले हैं। ये हमारा लेसन 1 है, पाठ्य पुस्तक का लेसन 1 रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ से अपन शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, इसको शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब उन सारी चीज़ों को अपनी मेमोरी में रखे हुए हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि सेट के बारे में, कि एक समुच्चय क्या होता है। किसी भी समुच्चय को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है उसका सेट बिल्डिंग फॉर्म, यानी कि किसी भी समुच्चय को हम एक सेट बिल्डिंग फॉर्म का मतलब एक सूत्र के द्वारा लिखा जा सकता है। और दूसरा अपन उसमें देखा था अपन ने कि किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखा जा सकता है। रोस्टर का मतलब है कि जो अपने को सूत्र दे रखा है उस सूत्र की सहायता से अपन उसको एक मूर्त रूप दे सकते हैं और उसमें कौन कौन से अवयव आएंगे वो सारे अवयव अपन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन क्या देखते हैं कि मान लिया कोई सेट ए इस प्रकार से दिया हुआ है कि x अवयव है एंड सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेट बिल्डिंग फॉर्म। और अगर इसका समुच्चय अपन ज्ञात करें जिसको अपन लिख सकते हैं 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक, ये कौन सा रूप हो गया इसका? रोस्टर रूप। यानी कि किसी भी समुच्चय को अपन प्रेजेंट करने के लिए दो मेथड काम में ले सकते हैं। पहला है अपना सेट बिल्डिंग फॉर्म और सेकंड है अपना रोस्टर फॉर्म। प्यारे बच्चों, दूसरी चीज अपन ने पिछली क्लास में देखी होगी A × A, यानी कि दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्तीय गुणनफल। ये अपन आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर अपने को दो सेट दे रखे हों, जैसे कि अपन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लें कि अगर अपने को A दिया हुआ है 1 2 और अब अपने को A × A ज्ञात करना है, तो अपन इसके समुच्चय निकाल सकते हैं कि 1 और 1 1 2 2 2 और 2 1, यानी कि ये सारे समुच्चय के अवयव होंगे A × A में। अब दोस्तों अपन देखते हैं प्यारे बच्चों कि अगर अपने को किसी समुच्चय का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से अपन एक संबंध R को परिभाषित कर सकते हैं। और R कोई भी संबंध होगा वो क्या होगा? हमेशा ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा A × A, इसका एक उप समुच्चय होगा। यानी कि जहाँ भी अपने को एक संबंध परिभाषित करना हो तो वहाँ पे क्या होगा? हमारे पास एक सेट बिल्डिंग फॉर्म के अंदर अपने को कोई नोटेशन दिया हुआ होगा, उसकी सहायता से अपन उसका रोस्टर रूप निकाल सकते हैं। हम दिए गए समुच्चय का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और फिर जो डेफिनेशन अपने को R की दे रखी है उस डेफिनेशन को अपन क्या करेंगे? A × A के उप समुच्चय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और उसके सारे अवयव अपन ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारे संबंध का एक समुच्चय रूप कहलाएगा। प्यारे बच्चों, अपने को अपना जो पाठ्यक्रम है कक्षा 12 का, उसका जो सबसे पहला टॉपिक आता है कि हमारा दिया गया संबंध जो R है वो तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। ये यहाँ से हमारा शुरू होता है पहला बिंदु। इससे पहले की जो बातें हैं वो हमने कक्षा 11 में पढ़ी हुई है। अब हमें शुरू करना है कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अपन यहाँ पे देखते हैं कुछ इजी स्टेप्स के माध्यम से कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है या नहीं, इसको अपने को प्रूव करने के लिए क्या क्या काम करना होगा। तो सबसे पहला अपन देखते हैं कि हमारा जो R अपने को दिया हुआ है, यह R एक स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है। स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए एक बार अपन केवल नियम देख लेते हैं कि अपने को प्रूव करना होगा A बिलोंग टू R, जहाँ पर A क्या है? समुच्चय का कोई भी अवयव है। दूसरा अपने को सिद्ध करना है कि दिया गया संबंध एक सममित संबंध है अथवा नहीं है। प्यारे बच्चों, इसकी स्टेप है अपनी, दिया गया संबंध सममित संबंध कब होगा? कि यदि A B बिलोंग टू R, कि A और B समुच्चय A के दो अवयव हैं जो
संबंध आर को परिभाषित करते हैं, तो अपन ये कहेंगे कि बी ए ऑल्सो बिलोंग टू आर, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज करने पर जो बी ए प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, संबंध आर में फिट बैठेगा। यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन वी कैन से बी ए ऑल्सो बिलोंग टू आर। अगर ये प्रूव होता है तो अपन कहेंगे दिया गया संबंध क्या है, एक सम्मित संबंध होगा। तीसरा अगर अपने को प्रूव करना है वो है संक्रामक संबंध, कि दिया गया संबंध संक्रामक है अथवा नहीं है। तो इसके लिए अपने को तीन बातें सिद्ध करनी है। पहली है अपने पास कि यदि ए बी बिलोंग टू आर, सेकंड है अपने पास बी सी बिलोंग टू आर, और अगर ये दोनों बातें अपने को दे रखी हैं तो अपने को इसमें से एक तीसरा बिंदु निकाल करके लाना है जो ये कहता है कि ए सी बिलोंग टू आर, कि यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो वी कैन डायरेक्टली से कि इफ ए सी ऑल्सो बिलोंग टू आर, तो वो संबंध क्या होगा, एक संक्रामक संबंध होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, यहाँ से अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर ये तीनों बातें अपन प्रूव कर दें कि कोई भी दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, कोई भी दिया गया संबंध एक सम्मित संबंध है, अथवा कोई भी दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है, ये तीनों बातें अगर सिद्ध होती हैं तो अपन ये कहेंगे कि हमारा जो दिया गया संबंध है वो क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो ये हमारी कक्षा 12 का पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, और उसका हमारा पहला टॉपिक है तुल्यता संबंध। किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए हमें उसके 3 स्टेप्स में फॉलो करना है। स्वतुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे, उसके बाद में उसके सम्मित होने को सिद्ध करेंगे, और उसके बाद में हम बताएंगे कि दिया गया संबंध क्या है, एक संक्रामक संबंध है। जब ये तीनों बातें प्रूव हो जाएंगी तो अपन कह सकते हैं कि हमारा जो आर डिफाइन किया गया है वो क्या है, एक तुल्यता संबंध होगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं इसका एक उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक में से ही देखेंगे। हमारा बिंदु वही है, हम देख रहे हैं कि तुल्यता संबंध क्या है और इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है। हमारी पाठ्य पुस्तक का एक उदाहरण अपन लेते हैं जिसके अंदर हमें एक सेट दिया हुआ है, A बराबर T1 T2 T3 T4, इस तरह का एक समुच्चय है। और ये क्या है, T1 T2 T3 क्या है, ये है किसी तल पर स्थित त्रिभुज का समुच्चय। ये एक समुच्चय A परिभाषित किया हुआ है, A इज इक्वल टू T1 T2 T3 T4 इस प्रकार से। और इसके अंदर अपने को एक संबंध R दिया हुआ है, किसके ऊपर, A के ऊपर। किस प्रकार से दे रखा है अपने को, R इज सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, उसकी अलग अलग कंडीशन है, वो अपने को ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है। इसका मतलब क्या है कि T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज का सर्वांगसम है। ये हमारा रिलेशन R है कि इस समुच्चय A में बहुत सारे त्रिभुज हैं, T1 T2 T3 T4। अब हमें एक संबंध R दिया हुआ है समुच्चय A के अंदर कि किस प्रकार का है कि T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज का सर्वांगसम है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये संबंध एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। इसके लिए हमारी इजी स्टेप्स में अपन ने देखा कि हमारा पहला स्टेप है कि हमें इस संबंध को क्या सिद्ध करना है, स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है, इसको प्रूव करना है। तो स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन में अपन देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये त्रिभुज T1 और दूसरा त्रिभुज भी T1, और सर्वांग समता की परिभाषा ये कहती है कि किसी तल पर स्थित कोई भी त्रिभुज अपने स्वयं का सर्वांग सम होता ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज T1 है ये दूसरे अपने ही स्वयं से क्या होगा, सर्वांग सम होगा। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि T1 बिलोंग्स टू R, यानी कि हमारा दिया गया संबंध क्या है, एक स्वतुल्य संबंध होगा। अब अपन इसकी सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं कि दिया गया संबंध सम्मित संबंध है अथवा नहीं है। सम्मित संबंध होने के लिए प्यारे बच्चों हमने अभी इजी स्टेप्स के अंदर देखा था कि हमें इसको 2 स्टेप में पूरा करना है। पहली स्टेप है अपनी कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी कि T1 त्रिभुज है वो T2 त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। तो प्यारे बच्चों हमने सर्वांग समता के कॉन्सेप्ट में
कक्षा 9 कक्षा 10 में पढ़ा है कि अगर त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के सर्वांग सम है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि त्रिभुज T1 क्या होगा, T1 के सर्वांग सम होगा। यानी कि यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि T2 सर्वांग सम होगा त्रिभुज T1 के। यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया कि यदि T1 T2 बिलोंग टू R तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि T2 T1 ऑल्सो बिलोंग टू R। यानी कि ये हमारा दिया गया संबंध क्या है, एक सममित संबंध भी कहलाएगा। तीसरा प्यारे बच्चों अपन देखते हैं कि हमारा ये जो दिया गया संबंध है ये संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। और संक्रामकता की परिभाषा में हमने देखा था कि यहाँ पर अपने को कितने काम करने पड़ेंगे, 3 काम करने हैं। तो उसमें पहला अपन लेकर के चलते हैं कि ये हमें दिया हुआ है कि T1 त्रिभुज T2 का सर्वांग सम है। साथ ही हमें ये दिया हुआ है सेकंड कि T2 त्रिभुज T3 का सर्वांग सम है। तो बच्चों अपन इसमें से एक नई चीज़ निकाल करके ला सकते हैं और बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि यदि T1 त्रिभुज T2 का सर्वांग सम है, T2 त्रिभुज T3 का सर्वांग सम है, तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि T1 त्रिभुज क्या होगा, T3 का सर्वांग सम होगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि T1 सर्वांग सम है कौन से त्रिभुज के, T3 के। यानी कि यहाँ अपन कह सकते हैं कि T1 T3 बिलोंग्स टू R। T1 T2 के सर्वांग सम है, इसका मतलब है T1 T2 बिलोंग्स टू R। T2 सर्वांग सम है T3 के, इसका मतलब है कि T2 T3 बिलोंग्स टू R। और हमने सिद्ध कर दिया कि T1 त्रिभुज T3 के सर्वांग सम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि T1 और T3 भी क्या होंगे, R से बिलोंग करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर तीनों बातें प्रूव कर दी हैं कि दिया गया जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है, दिया गया संबंध सममित संबंध भी है, दिया गया संबंध जो है वो संक्रामक संबंध भी है। यानी कि जब ये तीनों बातें सिद्ध कर दी अपन ने तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा संबंध A दिया हुआ है R समुच्चय A के ऊपर, इसको कहा जा सकता है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो प्यारे बच्चों मैं समझता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी संबंध R को परिभाषित किया गया है तो उस संबंध R को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए अपने को ये काम 3 इजी स्टेप्स में करना है। पहली स्टेप है कि दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, यानी कि स्वयं पे ही सिद्ध करना है, T1 बिलोंग टू R। सेकंड है अपना कि दिया गया संबंध क्या होगा, एक सममित संबंध होगा। यानी कि हमें इसमें 2 अवयवों पे लेना है और उसका ऑर्डर चेंज करना है कि यदि T1 T2 बिलोंग टू R तो अपन कहेंगे T2 T1 ऑल्सो बिलोंग टू R। ये अपना हो गया संबंध सममित। और तीसरा अपने को लेकर के चलना है कि अगर 3 अवयव दे रखे हैं T1 T2 बिलोंग टू R, T2 T3 बिलोंग टू R, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये T1 T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। जब ये तीनों संबंध यस 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 है तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो संबंध R दिया हुआ है समुच्चय A के ऊपर क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। अब 2 प्यारे बच्चों अपन लेकर के चलते हैं एक नया एग्जाम्पल जिसमें हम देखेंगे कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध नहीं होगा। अपनी पाठ्य पुस्तक का एक उदाहरण लेते हैं अपन कि जब एक संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। यहाँ पर अपन एक सेट A लेकर के चलते हैं और इसके अवयव हैं L1, L2, L3, L4, L5 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये क्या है, ये समुच्चय है अपना किसी तल पर स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय। यानी कि जैसे पहला उदाहरण अपन ने देखा था वो था किसी तल पर स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, और हमने देखा था कि यदि T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज का सर्वांग सम है तो वो संबंध एक तुल्यता संबंध बनता है। अब अपन दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। हमारे पास एक समुच्चय है एक तल पर स्थित सरल रेखाओं का जिसको परिभाषित किया गया है A इज इक्वल टू L1, L2, L3, L4, L5 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक संबंध R समुच्चय A पर परिभाषित किया है। किस प्रकार का संबंध है ये, R इज इक्वल टू सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2।
कि इसमें एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा के ऊपर क्या है, लंब है। इसको अपन शब्दों में लिख सकते हैं कि L1 रेखा L2 रेखा पर लंब है। ये हमारे रिलेशन की डेफिनेशन है। और जहां पर L1 और L2 क्या है, L1 L2 बिलोंग्स टू A, ये हमारे समुच्चय A के अवयव है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो हमारा रिलेशन R है ऑन सेट A, ये एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। इसके लिए प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अभी स्टेप्स में देखा था, उसी स्टेप को अपने को यहाँ पे फॉलो करना है। क्या करना है अपने को, सबसे पहला काम अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ, कि ये संबंध एक स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है। प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूँगा कि अगर अपन ये मान लें कि ये हमारी कोई रेखा है L1, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये रेखा स्वयं पर लंब है अथवा नहीं है। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि कोई भी सरल रेखा स्वयं के ऊपर कभी भी लंब नहीं होती है। ये मैथमेटिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सरल रेखा स्वयं पर कभी भी लंब नहीं होती है। यानी कि अपन यहाँ पे कह सकते हैं L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, यानी कि यहाँ पर अपन सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि L1 डज नॉट बिलोंग टू R, यानी कि ये हमारा जो दिया गया संबंध था ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये हमारा दिया गया संबंध जो है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा अपन लेकर के चलते हैं कि दिया गया संबंध सममित संबंध है अथवा नहीं है। सममित संबंध का मतलब है अपने को दो सरल रेखाएं लेकर के चल रही हैं, उनका ऑर्डर चेंज करना है और ये देखना है कि क्या वो दोनों स्थितियों में संबंध R को परिभाषित करता है अथवा नहीं करता है। यानी कि अपन लेकर के चले कि यदि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स टू R। प्यारे बच्चों, अगर अपन इसका चित्र बना करके देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि ये अगर सरल रेखा L1 है और ये उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर रेखा है दूसरी L2, तो अपन यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि यदि L1 रेखा L2 रेखा के ऊपर लंब है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि L2 रेखा भी L1 के ऊपर क्या होगी, लंब होगी। यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच में प्रत्येक स्थिति में कोण क्या रहेगा, 90 डिग्री का बना रहेगा, समकोण कोण बना रहेगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि यदि L1 L2 पर लंब है तो ये कहा जा सकता है कि L2 रेखा भी L1 के ऊपर क्या होगी, लंब होगी। यानी कि यहाँ अपन कह सकते हैं L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, यानी कि यहाँ कहा जा सकता है कि L2 L1 बिलोंग्स टू R। इसका निष्कर्ष क्या निकला प्यारे बच्चों, इसका निष्कर्ष ये निकला कि ये हमारा जो दिया गया संबंध है वो एक सममित संबंध होगा। यानी कि हमने दो सिद्ध कर दिए कि दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये नहीं है, और दिया गया संबंध क्या है, एक सममित संबंध होगा। अब अपन इसका थर्ड लेकर के चलते हैं। थर्ड पॉइंट अपना क्या है, तीसरे पॉइंट में अपने को सिद्ध करना है कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है ये संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने शुरू के स्टेप्स में देखा था कि किसी भी संबंध को संक्रामक संबंध प्रूव करना है तो हमें उसके तीन अवयव लेकर के चलने हैं। तो अपन यहाँ पे तीन अवयव लेकर के चलते हैं, L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A, यानी कि तीन सरल रेखाओं का एक समुच्चय अपन ने इसमें से ले लिया। अब अपन क्या देखते हैं कि यदि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि L1 रेखा L2 के ऊपर लंबवत है। सेकंड अपन क्या लेके चलते हैं, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो प्यारे बच्चों, हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर अपन रेखा एक आसानी से बना सकते हैं L3, और चित्र में अपन देख पा रहे हैं कि ये L3 रेखा जो है वो L2 के ऊपर क्या है, लंब है। यानी कि यहाँ पे दो चीजें अपन ने देख ली कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड ऑल्सो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। लेकिन प्यारे बच्चों, इस चित्र में देख करके ये अपन आसानी से बता सकते हैं कि क्या L1 रेखा L3 रेखा के परपेंडिकुलर है। आप जवाब दीजिए, चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र में देख करके ये बताइए कि यदि ये रेखा L1 है, ये रेखा L2 है, L3 है,
तो क्या L1 और L3 एक दूसरे के ऊपर लंबवत है? प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही समझा है कि L1 रेखा L3 रेखा के लंबवत नहीं है। चित्र से स्पष्ट है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L3, कि L1 और L3 एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के लंबवत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि ये लंबवत होने की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करते हैं। L1 और L3 एक दूसरे के ऊपर लंबवत नहीं है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, लेकिन लास्ट में हमने क्या देखा कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है वो संक्रामक नहीं है। तो हमें किसी संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए 3 बातें सिद्ध करनी होती है। पहली अपना है कि दिया गया संबंध क्या होना चाहिए? एक स्वतुल्य संबंध होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा कि ये हमारा दिया गया संबंध जो है वो एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड, हमने देखा कि दिया गया संबंध सम्मित है अथवा नहीं, तो हमने देखा कि दिया गया संबंध सम्मित संबंध है। लेकिन कंडीशन नंबर 3 फिर हमने देखा कि दिया गया संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इन सारी बातों से अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है तुल्यता संबंध होने की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये जो हमारा R ऑन A डिफाइन किया गया है एक तुल्यता संबंध नहीं है। यानी कि प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर दोनों तरह के उदाहरण देख लिए कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, और दूसरा उदाहरण हमने देख लिया कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध नहीं है। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम इस तुल्यता संबंध से जुड़े हुए कुछ और उदाहरण और हमारी पाठ्य पुस्तक के कुछ सवाल लेकर के आएंगे। तब तक आप इसका अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और प्यारे बच्चों, एक और मैसेज आपको देना चाहूँगा कि इसका गृह कार्य आपको नियमित रूप से पूरा करना है, क्योंकि इस आने वाले समय में हमारा ये जो गृह कार्य है ये हमारे आगे मूल्यांकन में सहायक हो सकता है। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए इजी स्टेप्स। थैंक यू।